बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हो? मेरा नाम मोहम्मद इलियास फारूकी है और मैंने कोशिश की है आपको जापानीज़ पढ़ाने की इंतहाई आसान तरीके से। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स की तैयारी करेंगे और इस कोर्स का मैंने नाम रखा है आसान जापानी कोर्स। इस कोर्स का क्या नाम है जो आप जापानीज़ पढ़ रहे हैं? आसान जापानी कोर्स, यानी कि जापानीज मेड इजी, जापानीज लैंग्वेज मेड इजी। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके से आपको ये लैंग्वेज सिखाई जाए। लोग कहते हैं, हमने भी सुना हुआ कि जापानी ज़बान मुश्किल है, लेकिन जब आप मेरी क्लास में आएंगे, मेरी क्लास अटेंड करेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह जापानीज लैंग्वेज इंतहाई आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। अब ये जो कोर्स हम आगाज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आप तैयारी करेंगे। जापानीज लैंग्वेज कोर्स का बेसिक कोर्स है और ये आप तैयारी करके JLPT N5 क्लियर कर सकते हैं। JLPT N5 जापानीज लैंग्वेज कोर्स का जो एग्जाम होता है इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, उसका जो पहला कोर्स है, जो पहला उसका स्टेप है, पहला लेवल है, वो है JLPT N5। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आए हम अपने कोर्स का आगाज करते हैं। आए देखिए जी, इसको मैंने इस तरह से लिया है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसी तरह आपने लिखना है, आपने नोट्स बनाने हैं और आपने उसी तरीके से तैयारी करनी है। मेरे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह जल्दी आप लैंग्वेज सीख जाएंगे। आइए, जापानी जुबान लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक है जी। अब कहते हैं जी, जापानी कहाँ से शुरू करें जी, कहाँ से लिखें, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से करें, कहाँ से ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जापानी बोलना सुनना समझ आता है, उनका बोल भी सकते हैं, जापान के अंदर भी है, लेकिन अगर लिखने पढ़ने की बात करें तो कोई ऐसा रास्ता मिलता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या तरीका है, कौन सी बुक्स लें। उर्दू के अंदर चूंकि इसकी बुक्स भी अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं है, इंग्लिश में है, दूसरी लैंग्वेजेस में है, लेकिन जापानी हम कहाँ से शुरू करें, ऐसी उर्दू के अंदर बुक्स नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से समझाया जाए। आप मुझे फॉलो करें। जो लोग जापान में हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं कि जापानी को लिखना पढ़ना कहाँ से शुरू करें, उसका क्या तरीकाकार है। तो देखें जी, जापानी ज़बान लिखने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से जापानी लिखी जाती है। वो कौन से हैं? नंबर 1 है कांजी, ये मैंने उसको साथ रोमाजी में लिख दिया हुआ है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स में लिख दिया हुआ है कांजी। उसके बाद है हिरागाना, हीरागाना, हीरागाना। उसके बाद है काताकाना, काताकाना। अच्छा, यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, मैंने जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये दूसरे टीचर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो शुरू करते हैं आमतौर पे हिरागाना, काताकाना, कांजी, लेकिन मैंने इसको अपोजिट किया। उसकी रीजन भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, कांजी, हिरागाना, काताकाना में मैंने ये तरतीब क्यों बनाई है, इसकी क्या रीजन है? अच्छा, नॉर्मली जो है ना, आमतौर पर ये ऐसा होता है कि पहले जो है ना स्टूडेंट्स को ये हिरागाना समझाई जाती है, उसके बाद काताकाना और उसके बाद एंड के ऊपर कांजी। इनके स्टेप ये होते हैं 1, 2 और 3, लेकिन मैंने इसको अपोजिट किया हुआ है। उसकी रीजन ये है कि जापानीज लैंग्वेज के अपने पहले कोई अल्फाबेट्स नहीं थे, वो किस तरह लिखते थे, उनके पास कोई तरीका नहीं था। मे भी ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन चूंकि आप कोर्स कर रहे हैं, आप समझे क्लास के अंदर हैं, आप क्लास के अंदर मौजूद हैं, जैसे क्लास फिजिकली ली जाती है आप इसी तरह समझे, तो इसलिए आपको हर बात उसकी जड़ तक रूट्स भी उसको एक्सप्लेन मैं जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो जापानीज के अपने कोई अल्फाबेट्स नहीं थे, वो बोलते थे, सुनते थे, लेकिन अब जापानीज को लिखे कैसे, उनके अंदर ये लिखना पढ़ने का रिवाज कहाँ से आया? तो जापानीज जाते थे चाइना में बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के लिए वो जाते थे। तो यानी कि आज आप कह लें, आपसे 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, बहुत पुराने पुराने वक्तों की बात है। तो चाइनीज में उस वक्त लिखने का रिवाज स्टार्ट हो चुका था। और चाइनीज जब शुरू शुरू में लिखते थे, पत्थरों के ऊपर लिखते थे, चमड़े के ऊपर लिखते थे, लकड़ी के ऊपर लिखते थे। वो कैसे लिखते थे? लिखने का तरीका ये होता था, ये नहीं कि पूरा सेंटेंस लिखते थे, मेरा नाम इलियास है, मैं चाइनीज हूं, ऐसा नहीं होता था। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते थे जिसको लिखने के लिए उसका स्केच बनाते थे, जैसे आम पेंटर होता है, पेंटर ही समझ लें आप, ये मेरी बात को यही समझ लें, आपने पेंटर बनना है, आपने क्या करना है, शक्लें बनानी है, यानी कि जो वो कहना चाहते थे उसकी तस्वीर, उसकी फोटो, उसकी पिक्चर पत्थर के ऊपर, चमड़े के ऊपर बना देते थे। तो वहां से ये अंदाजा लगा लेते थे कि ये बात हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर सूरज की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, खाने की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उसकी शक्ल बना देते थे। इसलिए उसको हम
कैरेक्टर भी कहते हैं। कांजी को अगर एक्सप्लेन करें इंग्लिश में या आपको समझाने के लिए तो इसको कहते हैं चाइनीज कैरेक्टर्स, यानी कि चाइनीज शक्लें, स्केच। कांजी जो है ये शक्लों की जुबान है, शक्ल बनाई जाती है। लेट्स सपोज अभी आपका ये हिस्सा नहीं है कोर्स का, समझाने के लिए कह रहा हूँ। फर्ज करें आपने एक शक्ल बनी, इंसान की शक्ल है। आमतौर पर पूरा मैं इंसान तो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी ऐसा है इंसान, फर्ज करें ये उसका हेड है, ये उसके दो जो है ना वो टांगे हैं, बाजू जो है ना अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं है। तो ये जो शक्ल है ये कांजी की शक्ल है, ये चाइनीज करेक्टर है। और जैपनीज और चाइनीज जो है ये लिखने में सेम है, करेक्टर्स के अंदर सेम है। उनके करेक्टर मोस्टली यानी कि आप कह लें कोई 60, 70, 80% सेम है। बाद में थोड़ा सा इन्होंने चेंज भी किया हुआ है। तो ये इंसान की कांजी है, इसको जापानी भी इसी तरह लिखेगा, चाइनीज भी इसी तरह लिखेगा। चाइनीज इसलिए लिखेगा कि उनकी अपनी सेल्फ क्रिएटेड लैंग्वेज है, लेकिन जापानीज की सेल्फ क्रिएटेड नहीं है बल्कि ये डिराइव्ड है। जापानीज लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। जापानीज चाइनीज से ली गई है। तो जैसे वो लिखते थे और वो जापानीज जो बिजनेस के लिए जाते थे ट्रेनिंग के लिए, जब अपने जापान वापस गए, यानी कि बिजनेस कह लें आप सोशल एक्टिविटीज कह लें, सैर व तफरी के लिए कह लें, जो लोग जाते थे वहां पर, तो उन्होंने जो लिखना वहां पर देखा कि चाइनीज शक्लों के अंदर इस तरह लिखते हैं, तो उन्होंने खुद को भी उसी तरह अडॉप्ट कर लिया। तो बस ये थी चाइनीज और जापानीज की डेफिनेशन कि कांजी क्या होती है। वो चाइनीज शक्लें होती हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है जी, पहले कांजी इजाद हो गई, यानी कांजी लिखना इजाद हो गई। उसके बाद जापानीज ने ये देखा कि हमने एक सेंटेंस लिखना है अगर, अब ये उससे थोड़ा सा आगे आ गए, जब जमाना थोड़ा सा आगे आया तो उन्होंने क्या किया, हिरागाना के लेटर्स को इजाद किया, अल्फाबेट्स हिरागाना के निकाले। उनके बुजुर्गों ने जो अदब से रिलेटेड थे उन्होंने उसके जो अल्फाबेट्स का नाम रखा उसको उन्होंने कहा हिरागाना। उस अल्फाबेट्स का उन्होंने नाम रखा हिरागाना। और वो अल्फाबेट जो बेसिकली है स्टार्टिंग में शुरू में ये 50 होते थे, लेकिन आजकल अब की लैंग्वेज के अंदर जो अब यूज हो रही है वो 46 है। उसकी हम डिटेल आगे करेंगे। हिरागाना को याद किया। फिर कुछ अरसा गुजरा, जब फॉरेनर जापान में जाना शुरू हुए। अब जापानियों के अंदर जो अपने उनके नाम से उसको तो हिरागाना में लिखते थे या कांजी में लिखते थे, लेकिन जो फॉरेनर लोग आते थे, फॉरेनर आते थे, उनका नाम जापानी में कैसे लिखा जाए, उसके लिए उन्होंने खाताकाना को इजाद किया। ये वाली खाताकाना जो हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, खाताकाना को इजाद किया। और खाताकाना जो लिखने के अल्फाबेट्स हैं वो कांजी से लिए गए हैं। ये भी आपको मैं भी फॉलो कर दूं, यानी कि अगर आप कांजी खाताकाना लिखना शुरू करेंगे तो आपकी थोड़ी ग्रिप जो है ना वो कांजी के ऊपर भी होती जाएगी। वो हम चूंकि आगे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो खाताकाना कब इजाद हुई है, हिरागाना के बाद। हिरागाना कब इजाद हुई है, कांजी के बाद। कांजी कब इजाद हुई है, जब जापानी चाइना में जाते थे। तो इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया इसी लेक्चर के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते थे। कहां से स्टार्ट करेंगे सीखना, खाताकाना से स्टार्ट करेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है, अभी हम हिरागाना कांजी नहीं करेंगे, खाताकाना करेंगे ना, तो हमने स्टार्ट करना है नाम लिखना। आपका नाम, मेरा नाम, जगह का नाम, शहर का नाम, इसको हमने खाताकाना में लिखना। और क्यों लिखना है, याद रखें, हर वो लफ्ज जो जापानीज लैंग्वेज का नहीं है, हर वो लफ्ज जो जापानीज लैंग्वेज का नहीं है, उसको लिखने के लिए जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो खाताकाना के होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पाकिस्तान लिखना है, आपने इलियास लिखना है, आपने अरशद लिखना है, आपने इमरान खान लिखना है, आपने वाटर लिखना है, आपने कार लिखनी है। यानी कि वो अल्फाबेट्स जो जापानीज के नहीं हैं उनको अगर जापानीज लैंग्वेज में लिखा जाए तो कौन से अल्फाबेट्स में लिखेंगे, वो हम लिखेंगे खाताकाना में। आए हम वो स्टार्ट करते हैं। और यहां पर यह बात नोट करें कि हिरागाना और खाताकाना लिखने में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि है ही मुख्तलिफ ना। हिरागाना और खाताकाना राइटिंग के अंदर जो उनके राइटिंग ऑर्डर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट है। बट लेकिन हिरागाना की बुनियादी अल्फाज की आवाज जो है वो 46 है, लेकिन ये बोलने में एक जैसी होगी। तो हिरागाना की बुनियादी अल्फाज की आवाज है ना वो कितनी है, 46 है। तो बेसिक उनकी जो आवाजें हैं, जो साउंड है वो कितनी है, 46 है। हिरागाना खाताकाना बोलने के लिए उनकी आवाज सेम आएगी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, खाताकाना से। और वो कितने अल्फाबेट्स हैं, वो है 46। आइए अच्छा, जब ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया यहां से। उर्दू आपको पता है, क्योंकि ये कोर्स हमने आसान कोशिश की है इसको बनाने के लिए। उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो मैं भी उसी तरीके से लिख रहा हूं। लेकिन जापानीज दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती। जापानीज लैंग्वेज या तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाएगी, या लेफ्ट से राइट जैसे इंग्लिश होती है,
बाएं से दाएं तरफ लिखी जाएगी। तो ये सिर्फ बोर्ड आपको समझाने के लिए है, जब हम आगे काम करेंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द जापानीज लैंग्वेज। हमने लेफ्ट से राइट लिखेंगे या अप से डाउन लिखेंगे। तो आइए अभी आपको समझा रहा हूं मैं। तो इसके कितने अल्फाबेट्स हैं? 46 है। ये आपने आवाजें याद रखनी है इस लेसन की। 46 साउंड्स है वो आपने याद रखनी है। तो कैसे है वो आएंगी? देखिए ये है जी आ, ई, उ, ए, ओ और ये 5 हो गए। तो कितनी पहले बेसिक आवाजें इसकी आप याद करें मेरे साथ। आ, ई, उ, ए, ओ। यहां पर आपने एक बात नोट करनी है कि यहां पर है पेश और यहां पर है जबर। ये आपसे मिस्टेक हुआ करेगी, अक्सर स्टूडेंट जो है ना इसकी मिस्टेक करेंगे। फिर देखिए ये है आ, ये है ई, अलिफ के नीचे अगर जेर हो तो ई की आवाज होती है, और अलिफ के ऊपर अगर पेश हो तो ऊ की आवाज होती है, और अलिफ के ऊपर अगर जबर हो तो ओ की आवाज आएगी। आ, ई, उ। वो आपने माशाल्लाह कुरान में पढ़ा होगा, सिपारा पढ़ा होगा। तो जब हम जाते हैं मदरसे के अंदर, कारी साहब जो पढ़ाते हैं, जो पहली तख्ती है ना अलिफ बे पे ते टे से, जो हम ये पढ़ लेते हैं, जो उसके बाद वो पढ़ाते हैं अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश उ, आ, ई, उ, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। तो ये साउंड आपने याद रखनी है। जापानीज और उर्दू का जो लिखने का तरीका है, बोलने का जो सेंटेंस पैटर्न है, ग्रामर है, सेंटेंस पैटर्न सेम है। यानी कि जिस तरीके से जापानी लिखी जाएगी सेंटेंस बनने के अंदर, उसी तरीका से उर्दू लिखी जाएगी सेंटेंस पैटर्न के अंदर। तो क्या आप याद करेंगे? आ, ई, उ, अलिफ जबर आ, अलिफ जेरी, अलिफ पेश उ, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। तो देखिए आ, ई, उ, ए, ओ ये जापानीज के वावल भी होते हैं। जब हम हिरागाना में करेंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला है आ, ई, उ, ए, ओ। उसके बाद 5 हो गए। नेक्स्ट जो आवाज आएगी वो है का की। का, की, कू, के, को। का, की, कू। ये देखिए पेश है, इसके ऊपर कू है, के, और ये का के ऊपर जबर है तो ये है को। तो ये हो गए हमारे 10। उसके बाद है सा, शी, सू, से, सो। देखिए ये पेश है सू है, और ये जबर है तो ये सो है, और ये हो गए 15 हो गए। 15 हो गए यहां तक। एक बात यहां नोट कर लें, सा के बाद शी लिखा हुआ है, सी नहीं लिखा हुआ। उसकी रीजन ये है कि जापानीज के अंदर सी की कोई साउंड नहीं है। साउंड सी की कोई साउंड नहीं है। फर्ज करें अगर किसी का नाम है हसीना, तो वो उसके नाम को क्या बुलाएंगे? हसीना। अगर किसी का नाम आसिफ है, जब वो उसको आसिफ को बुलाएंगे, आसिफ उनसे प्रोनाउंस नहीं होगा, वो उसको बुलाएंगे आशिफ। आशिफ। अंडरस्टैंड? आगे चलिए। उसके बाद है ता, ची, सु, ते, तो। एक्चुअली ये जो आवाज है ये सु की आवाज है। आपको समझाने के लिए क्योंकि मैंने ते के ऊपर पेश डाल दिया तो ये तुसु बन जाएगा। इसको आप वैसे तो सु एक्चुअली, लेकिन आप तुसु भी पढ़ लें। चलिए आपको तो आगे स्टार्टिंग है। ये जो लेक्चर है, ये जो हम क्लास कर रहे हैं, ये लेसन कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है। ऐसे अगर पढ़ा दिया कि जो उर्दू इंग्लिश भी नहीं जानते वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, उनके लिए भी मैंने मद्देनजर रखा हुआ कि उनको समझाने के लिए मैंने क्या करना है, उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ तुसु। तुसु। अब ये हो गया ता, ची, सु, ते, तो। ये है 20। ओके जी, ये है 20। और यहां पर आप देखें ता के बाद की नहीं है, ता के बाद ची है। जापानीज के अंदर ती की भी कोई साउंड नहीं है, यानी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसके अंदर ती आएगा, तो वहां पर उनकी आवाज ची से निकलती है। उसके बाद है जी ना, नी, नो, ने, नो। ना, नी, नू, ने, नो। ये 25 हो गई। ना की सीरीज है। उसके बाद हा की सीरीज है। हा, ही, हु, हे, हो। ये हो गए 30। आप ये भी नोट करें कि मैंने एक लाइन के अंदर 5 लिखे हुए हैं। एक लाइन के अंदर कितने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं? 5। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25। तो 5 5 को मैंने लिया हुआ, क्योंकि उनकी सीरीज 5 के अंदर चल रही है। तो ये हा, ही, हु, हे, हो। यहां पर हु नहीं है, ये आप नोट करें। यहां पर जो है ना ये फू को लिखा हुआ है। उसकी भी रीजन ये है कि उनके अंदर हु की भी साउंड नहीं है। जहां पर हु की साउंड आएगी तो वहां पर उनसे क्या अदा होगा? प्रोनाउंस होगा हु होगा। जैसे अगर किसी का नाम है, अगर फर्ज करें आपका नाम हुसैन है, हुसैन अली है, तो वो कहेंगे हुसैन अली, हुसैन। हुसैन नहीं कहेंगे, हुसैन कहेंगे। अंडरस्टैंड हो गया? अच्छा जी। उसके बाद गोविंदा साहब आगे है जी मा, मी, मू, मे, मो। ये 35 हो गया आपके। मां की सीरीज है, मा, मी, मू, मे, मो। उसके बाद क्या है जी या है, यू है और यो है।
यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि यहां पर या के बाद तो ये आना चाहिए, ये यू और ये आना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि जापानीज के अंदर यू और ये लिखने का कोई अल्फाबेट्स नहीं है, उन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि ये लिखे भी नहीं जाएंगे उनके अंदर। तो ये बॉक्स जो है ना ये खाली है, एम्प्टी है, और ये आपके हो जाते हैं 38, या यू और यो 38 हो गए। उसके बाद है रा री रू रे रो, रा री रू रे रो, तो ये हो जाएगा आपके 43। उसके बाद 44 का बना वा वो उन 46 हो गए।